बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेजबान मेरीलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामा में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर व मेहराब आज भी खामोश रहे और तकरीबन आज 8वां हफ्ता है जब लगातार तवारीखी जामिया मस्जिद के अंदर नमाज जुम्मा की इज्तिमाई तकरीब पर पाबंदी आयद की गई है। और इस हवाले से यह भी इत्तला है कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी खाना नजरबंद रखा गया है, इस तरह की इतलात आ रही हैं। और जराए के हवाले से इसराइल फलस्तीन जंग के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तहत इसे इज्तिमाई नमाज जुम्मा के लिए बंद रखा गया है। दरियासना मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। अलबत्ता इलाके के अंदर मामूल का कामकाज जारी व सारी है। लगातार 8वें हफ्ते जामिया मस्जिद का ये सदर दरवाजा मुकफ्फल है और यहाँ पर इज्तिमाई नमाज जुम्मा को या नमाज जुम्मा की अदायगी को रोकने के लिए ये ताला यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि आज 8वां जुम्मा लगातार गुजरा है जब यहाँ नमाज की जमात, खासतौर पर जुम्मा नमाज की जमात की अदायगी को रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानब से माना जा रहा है कि इस तरह के हिदायत गए हैं और इस तरह से आज एक बार फिर ये जामिया मस्जिद जो है मुकफ्फल रही है। उधर आगा हादी को भी नजरबंद रखा गया है और जहां वो इमाम बाड़ा के अंदर नमाज पढ़ा रही हैं, माना जा रहा है कि बेमिना के अंदर वहां पर भी आज जो है उससे नमाज जुम्मा के लिए पाबंदी आयद की गई है। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद आज मुसलसल 8वें हफ्ते भी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया और जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी पहरा रखा गया और उसके साथ साथ जो तवारीखी जामिया मस्जिद का मरकजी दरबार है वहाँ पे ताला चढ़ाया गया और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। हालांकि अगरचे मार्केट जो जामिया मस्जिद श्रीनगर का है वो खुला है, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी है, बदस्तूर चल रही है, लेकिन वही तवारीखी जामिया मस्जिद को आज एक बार फिर से बंद रखा गया और उसके साथ साथ जो मीरवाइज मौलवी फारूक है उनको भी घर में रखा गया, उनको भी जामिया मस्जिद आने की इजाज़त नहीं दी गई है। फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में किसी तरह की खलल ना पड़े और सब कुछ पीसफुल रहे। इसी पेश नज़र ये फैसला लिया गया है और आज एक बार फिर से जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद रखा गया। कैमरा पर्सन खान। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने आते आते ही कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कंटेंट, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में हो या टेक्स्ट की सूरत में हो, और अगर उस मैसेज से, उस कंटेंट से जो मजहबी मुनाफरत है वो फैल गई या खदशा रहा कि इससे हालात खराब हो जाएंगे, तो उसको शेयर करने वाला वो जिस सूरत में भी इसे शेयर करेगा वो मुजरिम होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस उस ज़िम्मन में काफी मुतहरिक रहेगी। और वहीं पर इस खबर के बाद जब उन्होंने बोला कि कानून वो लाएंगे दफा 144 के अंदर अमेंडमेंट करके ताकि मुकम्मल तौर पर समाजी राब्ता साइटों पर इस तरह की कंटेंट शेयरिंग को जो है ममनू करार दिया जाए, उस पर पाबंदी आयद की जाए, उस पर अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पीडीपी की जानिब से जो पार्टी के लीडर हैं इकबाल त्रंबू, उन्होंने भी इस निस्बत से आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि डीजी आर स्वैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वादे की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने उसमें कहा कि यानी पीडीपी के इकबाल त्रंबू ने कहा है कि पुलिस सरबराह के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। यानी जो पुलिस सरबराह ने कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने का जो अमल है ये रुकना चाहिए और इस निस्बत से जो कानून के अंदर भी अगर कोई तब्दीली लाई जा रही है तो ये एक खुशाइन कदम है, यह खैर मकदम करने वाला कदम है। लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भाईचारे को बरकरार रखना इसका असल मकसूद है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा गया है कि पूरे मुल्क में ऐसे वीडियोस जारी होते हैं कि जिससे किसी भी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कास्ट के बच्चों पर लगाए गए यूएपीए का जो एक्ट से मुतल्लिक कहा गया उन्होंने कि उन बच्चों ने जितना बड़ा गुनाह नहीं किया, जितना बड़ा उन्होंने जुर्म नहीं किया, उससे बड़ी उन्हें सजा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां ऐसे भी मामलात हैं
कि पुलिस का इंटेंशन और रोल क्या रहेगा, वही असल में देखने वाली बात होगी। इकबाल तनोबू ने क्या कुछ कहा, हम मिनोन आप तक हूबहू वही स्टेटमेंट आप तक पहुंचाएंगे। जो हमारे नए डीजीपी साहब है और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये सब करने के पीछे इनका इंटेंशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही बात है। अगर इसमें ये इंटेंशन है कि कम्युनल हार्मनी जो है वो बरकरार रहे, हर तबके के लोगों को अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हो वो ना हो, अगर वो इंटेंशन है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखा ये गया है सारे मुल्क में कि हर रोज सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क में ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनसे किसी न किसी कम्युनिटी के लोगों को ठेस पहुंचती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इसमें कॉशियस रहे, इमीडिएट एक्शन करे और जिस शख्स ने किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो उसको बुक करे अंडर प्रॉपर लॉ, और इतना ही नहीं बल्कि उस एक्शन को लोगों के अंदर पब्लिसाइज भी करे कि फलाना शख्स ने ये किया था और इसको इस जुर्म के तहत ये सजा मिली है। ये डेटरेंट बन सकता है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट, पुलिस का इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए, इतना जस्टिफाइड होना चाहिए कि लोगों को पुलिस पर और गवर्नमेंट पर। इकबाल तनोबू का कहना है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि डीजी पुलिस का फैसला खुशाइंद है, अलबत्ता दूसरा रुख भी समझने की जरूरत है। वो दूसरा रुख ये है कि वो ऐसे लोगों को भी इस दायरे के अंदर लाए जो हेट स्पीच करके वोट बैंक के खातिर मुनाफरत फैलाते हैं। यानी सियासत या सियासतदानों को इस जुमरे के अंदर लाया जाए जो मजहबी कार्ड खेलकर मुनाफरत फैला रही हैं, जिससे किसी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। यह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा। हकीम मोहम्मद यासीन का यह भी कहना था कि मजहबी मामलात सियासत से दूर होने चाहिए। अगर ऐसा कभी पुलिस की नोटिस में आ गया तो पुलिस को मामले की तह में जाकर यह देखना पड़ेगा कि इसके तार कहां से है। यानी अगर किसी ने भी इस तरह की कोई कोशिश की है तो उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे पुलिस और देखे कि इसका असल में सोर्स क्या है। यह हकीम मोहम्मद यासीन का कहना था। कि रोज़मर्रा देखते हैं कि ठीक है, प्रेस की आज़ादी भी ठीक है, तकरीर वो करने की भी आज़ादी ठीक है, ये जो हमारे आईनी हुकूक है, मगर इसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। हम एक साइड पर जा रहे हैं, आज हमें दूसरी तरफ की भी जाने की ज़रूरत है कि जहाँ हेट स्पीचेस किए जाते हैं अपने अगराज़ मकासद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, जहाँ हम इसकी तरफ कानून का इतलाक़ करेंगे, वहाँ हमें उन लोगों को भी इस दायरे में लाने की ज़रूरत है जो मुल्क में, रियासत में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हेट स्पीचों से। उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल सियासी एतबारियत से बाहर होना चाहिए, ताकि हम अमन चाहते हैं, हर एक को अपने मज़हब की बाज़ाब्ता अपनी आज़ादी है, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको अपना मसाद होता है, अपने मकसद होते हैं, जो दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस वक्त तहकीकात के ज़ुमरे में आने से उधर जम्मू के अंदर कल से ही यानी 2 रोजा जो एक कॉन्फ्रेंस है भारतीय जनता पार्टी की वो शुरू हुई है और आज दूसरे दिन भी ये जारी थी। और आज दूसरे दिन भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर या इस मीटिंग के अंदर पार्टी के सरकर्दा लीडरान की हाजिरी देखी गई, जिसमें यूथ जन संवाद अभियान को जोर शोर से जारी रखने की बात कही गई है। इस दौरान यह भी देखा गया कि लोगों के अंदर पार्टी के तय नाराजगियां क्या है और कैसे लोगों के अंदर जाकर लोगों को बीजेपी की तरफ मायल किया जाएगा। उन बातों पर भी आज यहां पर जोर दिया गया है। पार्टी के लीडरान ने अवाम के साथ जुड़ने का यहां पर अहद दोहराया है
और सरकार के काम से अवाम को आगाही दिलाई जाएगी, ये भी इस दौरान यहां पर बात कही गई है। बाद में रविंद्र रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी इंचार्ज है, उन्होंने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान इलेक्शन और दीगर मामलात को जेर बहस लाया गया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के लिए बीजेपी तैयार है और 5 की 5 सीटें बीजेपी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 3 तारीख के नताइज पर बीजेपी यानी 5 स्टेटों के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जो 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित या जो है रिजल्ट का ऐलान, नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उसमें जीत होगी और फिर बीजेपी पूरे मुल्क के अंदर जश्न मनाएगी। लेकिन उन्होंने यूथ जन संवाद अभियान को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो जम्मू पहुंचे हैं, उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को रिव्यू किया है। इस बूथ जन संवाद अभियान जिसके तहत हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में आम लोगों से रूबरू होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के गांव में और शहर में आवाम से रूबरू हो रही है। हमारी लोगों के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं और जो काम मोदी साहब ने पिछले 9.5 साल में लोगों की खिदमत की है, लोगों का भला किया है, उसको लेकर आवाम के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस बीजेपी को मिल रहा है। यहाँ तक बात इलेक्शन की है, बीजेपी पूरे तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने दमखम से लड़ेगी और हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। 2019 से भी बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में हो। 3 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उसे भाजपा किस तरह से देख रही है? और जो एग्जिट पोल बताता है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा, देखिए जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किए हैं, गरीब जन कल्याण, आम लोगों का भला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का डंका बज रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, इनके रिजल्ट्स 3 तारीख को आएंगे। पूरे जश्न और जोश के साथ इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आपको लगता है कि पीडीपी एनसी में बात नहीं बन रही, अपोजिशन पार्टी अभी तक कंसेंसस नहीं बना पाई, तो आपको फायदा होगा इससे? मैं उससे मैं क्या करूं, वो करें, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, वो करें ना करें, उनका सुपड़ा साफ करें। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग में 3 दिसंबर से एक पैदल मार्च शुरू करने का ऐलान किया है और इस हवाले से पार्टी के लीडर हाशिम हुसैन ने कहा है कि वो 3 तारीख से शुरू होने वाले इस यात्रा के दौरान घर घर जाएंगे, हर गांव का दौरा करेंगे और आवाम के मसाइल सुनेंगे और साथ ही पार्टी का जो पैगाम है वो आवाम तक पहुंचाएंगे। हमेशा से ये प्रोग्राम रहा है, ये मानना रहा है कि अगर ये सियासतदान इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए घर घर जाता है तो कोई वजह नहीं है कि ये उसके बिना भी काम के लिए घर घर जाए। और मैं ये चाहता हूं, आपको पता है कि इलेक्शन का कोई फिलहाल सिलसिला है नहीं, लेकिन जो हमारे कायद उमर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए कि हम लोगों से जुड़े रहें, तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी ये कोशिश है कि मैं घर घर जाऊं और इंशाल्लाह हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को यकजा करने का, घर घर जाने का और बिल्कुल घर जाकर लोगों से ये पता करने का कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके समस्याएं हैं, क्या उनकी तकलीफात हैं और जो अल्लाह ने हमें कैपेसिटी दी है कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। 3 दिसंबर जो कि संडे है तब से शुरू करेंगे कवारी गांव से। 1-1, 2-2, 3-3 गांव हम रोज चलेंगे, पैदल चलेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए, जुड़ पाए और इंशाल्लाह 9th को टाउन में ये जो हमारी यात्रा है वो इख्तिताम होगी। इसमें से हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि डेमोक्रेटिक।
उधर ट्रॉमा अस्पताल कंगन में एक मरीज और तीमारदारों ने नीम तबी अमले पर मारपीट और बदसलूकी का मुबैना इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तबीयत नासाज होने की सूरत में जब वो अस्पताल में इलाज और मुआवजे के लिए पहुंचे और डॉक्टरों से इलाज के लिए बोला तो डॉक्टर ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें मारा पीटा भी। तमाम डॉक्टरों ने लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद किया है। अस्पताल आने वाले मरीज और तीमारदारों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया। इधर वाक़ा पेश आने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने वॉलंटरी नर्सिंग स्टाफ को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि दरअसल 2 दिन पहले गांधरबल के हॉस्पिटल से एक मरीज सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुआ। इसी दौरान 2 दिन के बाद मज़कूरा मरीज को सर्जरी की जगह से खून बहने लगा और उसे फौरन इमरजेंसी ट्रॉमा हॉस्पिटल लाया गया। और ट्रॉमा हॉस्पिटल में जब वो मरीज इलाज के लिए डॉक्टर साहिबान से रुजू करने लगा तो डॉक्टर साहिबान ने वहां जो चिट्ठी देने वाला अमला है उनसे कहा था कि आपने इसको चिट्ठी ही क्यों दी, हम इसको सीधे रेफर ही कर दे। लेकिन मरीज के वालिद ने उनके साथ उस वक्त ये बात कही कि आप इसको रेफर कैसे कर सकते हैं, ये तो इमरजेंसी पेशेंट है, इसका खून बह रहा है, आपने कम से कम इसको कोई फर्स्ट एड देना है। इसी बात को लेकर वॉलंटरी स्टाफ की जानिब से बदतमीजी का इल्जाम आयद किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में मुदाखलत की और मज़कूरा वॉलंटरी नर्सिंग स्टाफ को उन्होंने हिरासत में लिया है। मैं 8:30 बजे यहाँ आया सर। मैं सीधा गया डॉक्टर साहब के रूम पे, वहां 5 बंदे थे। एक ने सर चिट्ठी लिखी, जैसी मेरे बच्चे को सर्जरी हुई थी उसको खून आ रहा था, 1-2 किलो खून घर में आया। मैंने इमरजेंसी यहाँ पहुंचाया, मैंने बोला डॉक्टर साहब उसको खून जबरदस्त आ रहा है, आप इलाज करो। डॉक्टर ने उस कंपाउंडर को उसको बोला चिट्ठी लिखने वाला, अच्छा क्या लिखो चिट्ठी, आपने चिट्ठी क्यों लिखी? मैंने बोला डॉक्टर साहब हम फैसिलिटी के लिए आए, क्यों नहीं लिखेगा चिट्ठी? अच्छा शो कर था वो। जैसा ये बोला मैंने डॉक्टर को बोला तू क्या इलाज नहीं करेगा? तब तक इसका बंदा एक वहां से उठता है, उसने उठ के मेरे को गुरबान पकड़ के और मेरे बच्चे को भी लात मारी और मुझे भी लात मारी और मुझे ये तीनों बोल रहे हैं कि क्या कर, तुम क्या करेगा मुझे लेकर थाने में या मुझे क्या? मैंने बोला मैं गरीब शख्स हूँ, मैं अगर इधर फैसिलिटी के लिए इलाज के लिए पहुंचाऊं कि मार के लिए पहुंचाऊं? ये मेरे बच्चे की चिट्ठी है जनाब, गांधरबल में इसकी डिस्चार्ज जो है वो ये है, सर्जरी हुई है इसकी गले की। ये चिट्ठी जो है ये उस वक्त लिखी है डॉक्टर साहब ने, फिर इसने मुझे गले से पकड़ा। हमारे पास सर फोटो है उस टाइम का। उसी बंदा एक आता है हमारे पास सुबह 8:30 के करीब आता है, कमरे में जाता है कि कहता है टिकट देने के। टिकट वाला भी हम वहीं पे था, तो मैंने उसको कहा टिकट मत दो, पहले देखो पेशेंट क्या है। ऐसा सच हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं, पेशेंट होता ही नहीं है तो टिकट लेते आ। मैंने उसको इसीलिए यही कहा कि टिकट अभी मत दिया करो जब तक पेशेंट ना देखा करो। पेशेंट इनको सीरियस पेशेंट साथ था तो उसमें आपको देखना था ना पहले, हर कोई ये वही तो मैं हम भी कह रहे हैं जब पेशेंट साथ नहीं थे ना, इसी वजह से बंदा उनको खून यहाँ नहीं आया। उनको कंप्लेन यही थी उनकी सर्जरी हुई है, टॉन्सिलेक्टमी हुई है गांधरबल में टॉन्सिलेक्टमी हुई थी, उसकी वजह से उनका अब घर में खून आ रहा था गले से, वो इस वजह से यहाँ उनके हाथ में वो बॉल भी था जिसमें वो खून दिखा रहे थे मेरे को कि ये इतना आया है इसको घर में। लेकिन आप एज ए डॉक्टर उसको बोलते हैं चिट्ठी क्यों लिखी? चिट्ठी लिखने का मतलब नहीं है ना कि आप पेशेंट को इलाज नहीं करोगे, गांधरबल रेफर करोगे। नहीं ऐसे तो हम मुझे रेफरल पे ही दिखना है ना, अपने ही चिट्ठी पे। वो तो हम उसके ऐसे मुंह से नहीं ना कह सकते हैं, पहले ऐसे देखना है पेशेंट कहाँ है, पेशेंट भी है या मैंने कहा ना हमारे पास इतने सारे केस आए हैं कि खाली चिट्ठी लेते हैं यहाँ से और पेशेंट होता ही नहीं है। ऐसे पहले पेशेंट देखना होता है, एंट्री करना होता है, उसका नंबर, उसका सब कुछ जो आजकल निकलती है ये वाली चिट्ठी। मैंने इसको नहीं कहा, मैंने अपने बंदे को कहा पहले देखा करो, हमेशा मैं उनसे यही हमेशा कहता हूँ पहले देखा करो। हमेशा कि पेशेंट इंतजार करेगा जब डॉक्टर देखेगा तब चिट्ठी लिखेंगे, डॉक्टर नहीं, इमरजेंसी भी होगी, डॉक्टर को नहीं देखना। जो काफी हैरान कुन भी है और दिलचस्प भी है इस एतबार से ये कहानी कि अगर पेशेंट आया ही नहीं था तो वो इलाज किसके कराते जिसके लिए उसका पेशेंट का जो वालिद है वो यहाँ पर आया हुआ था। ये सवाल नंबर 1 है। लेकिन सवाल नंबर 2 ये भी है कि अगर पेशेंट आया ही नहीं था
तो चिट्ठी लेकर डॉक्टर साहब उसको रेफर कैसे करते जब उन्होंने पेशेंट को देखा ही नहीं था। बहरहाल इस तरह की चीजें यहां पर होती रहती हैं। बात शोपियां की करते हैं, क्योंकि शोपियां के लोग कहते हैं कि अभी थोड़ी सी बारिशें हुई हैं, थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, लेकिन जो परेशानियां हैं, पेचीदगियां हैं, वो इस इलाके के लोगों को बढ़ने लगी है। शोपियां के मकामी लोगों का कहना है कि हर साल उनका ये तजुर्बा रहा है कि कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है, इंतजामिया कोई जो है इंतजामात नहीं करते हैं बर्फबारी से कबल। उनका कहना है कि काफी दिनों तक यहाँ पर सड़कों पर भी बर्फ रहती है, बिजली, पानी, सड़क, राशन, हर चीज को लेकर उन्हें परेशान होना पड़ता है। लेकिन इस बार उन्होंने इंतजामिया को बाखबर कराने की कोशिश की और उनसे यह अपील की है कि खुदारा आज बर्फबारी से पहले ही या शदीद जो विंटर होगा उससे पहले ही इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए, ताकि बर्फबारी के वक्त उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। किसी किस्म की सहूलियात नहीं होती, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। यहाँ एक महीने में 3 बार 4 बार या 4 फीट तक यहाँ पे बर्फ़ गिरता है, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर बिजली, सड़क। जब सड़क ना होने से जो बीमार होते हैं उनको एक जगह से या घर से हॉस्पिटल तक जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर जो बर्फ़ होती है तो उसकी वजह से गाड़ियाँ चल नहीं पाती है। उसके बाद या इलेक्ट्रिसिटी या ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी रहती है, उनकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है। हमारे स्टूडेंट जो हमारे बच्चे जो जिनसे उनका फ्यूचर मुस्तकबिल बच्चों से है, तो उनको भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा। देखिए अभी हल्की बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, तो अभी तो थोड़ा मौसम साजगार हुआ है, मगर ना अभी बिजली का इंतज़ाम है कोई। और हम आपके माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर यहाँ बर्फबारी हो रही है, क्योंकि ये पहाड़ी ज़िला है, शोपियान जो पहाड़ी ज़िला है, तो यहाँ इसका मतलब मशीनरी तैयार होनी चाहिए किसी भी वक्त। यहाँ आपने पिछले सालों में भी देखा है कि यहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है, फिर मशीनरी। तो नाज़रीन, खबरनामे बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।